नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा विज्ञान विषय पाठ पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, और उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, चूँकि हमने परिवर्तन के बारे में छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि परिवर्तन क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो फिर भी आइए थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हैं। और आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और साधारण सी क्रियाएं हैं, सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं, आप लोगों ने जो है इसके जवाब भी देने हैं। एक कागज़ है, कागज़ को मैं फाड़ता हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ? ठीक है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। इसमें सिर्फ जो है इसके जो आकार आकृति है उसमें ही बदलाव हुआ, बाकी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये कागज़ था, कागज़ ही रहा है अभी भी इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी। तो इसलिए यानी कि इसमें जो है अभी भौतिक परिवर्तन हुआ है, इसके आकार और इसकी आकृति में ही परिवर्तन हुआ है। अगर हम इस कागज़ को जलाते हैं तो देखते हैं इसमें क्या होता है। कागज़ को जब हम जलाएंगे तो इसमें एक नए ही उत्पाद बन रहे हैं, नई चीज़ें बन रही हैं। और अब ये कागज़ नहीं रहा, सिर्फ राख, धुआं, प्रकाश बना। तो यानी कि ये कुछ अलग तरह का परिवर्तन है। और आप समझ गए होंगे, आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ा है कि जिस भी परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसमें जो नया पदार्थ बन रहा है इसको हम जो है किसी भौतिक विधि द्वारा हम जो अभिकारक हैं, यानी कि जो पहले वाले जो पदार्थ हैं इनको हम नहीं पा सकते, यानी कि हम पहली वाली स्थिति को हम इसमें नहीं पाते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नया उत्पाद बनता है, नया पदार्थ बनता है और इसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन हुआ उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है और उसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और आप समझ गए होंगे ये रासायनिक अभिक्रिया वही हुई जिसमें कोई नया उत्पाद बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अभी हमने कागज़ को जलाकर देखा कि ये कौन सा परिवर्तन है और उसके आधार पर हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझने की कोशिश की। अब हम एक और क्रियाकलाप को देखते हैं। हम मैग्नीशियम रिबन का दहन देखते हैं कि किस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है और उसमें क्या बनता है, आओ देखते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसके लिए हमें मैग्नीशियम रिबन और एक बर्नर की आवश्यकता होगी। मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ कर लेंगे जिससे उसके ऊपर की ऑक्साइड की परत हट जाए। अब मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की सहायता से जलाते हैं। मैग्नीशियम वायर को जलाने पर यह एक सफ़ेद चमक के साथ जल जाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्रियाकलाप किया जिसमें हमने कागज़ को जलाया, उसमें हमने जो भी परिवर्तन देखे
क्या आप बता सकते हैं? सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे हमने कागज़ को जलाया तो उसमें गैस बनी, यानी कि गैस का उत्सर्जन हुआ उसमें। गैस का उत्सर्जन हुआ पहले, क्योंकि कागज़ ठोस अवस्था में ही है, तो गैस का बढ़ने का मतलब अवस्था परिवर्तन हुआ उसमें। आप उसको नोट कर सकते हैं, अवस्था परिवर्तन। इसके साथ साथ इसमें ताप में भी परिवर्तन हुआ, गर्म बना ये। और इसके साथ साथ इसमें रंग में भी परिवर्तन हुआ। कागज़ जल के जो राख बनी तो उसमें रंग में भी परिवर्तन हुआ। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें उत्पाद तो उसमें बनता ही है, नया उत्पाद तो उसमें बनता ही, साथ में जो है इन अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। या तो अवस्था परिवर्तन होता है, या फिर गैस का उत्सर्जन होता है, या फिर ताप में परिवर्तन होता है, या रंग में बदलाव होता है। तभी हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे हमने पहले एक उदाहरण लिया, एक वीडियो दिखा हमने से कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें बना। तो अगर यानी कि यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, और अगर हमने इस रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करना है तो इसको निरूपित करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि लिखने में लंबा है और हमारे लिए इसको निरूपित करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम एक प्रतीक द्वारा लिखें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये एक तीर का निशान, इनकी गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर जो तीर है, तीर से के बाएं तरफ मैं इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, और ये राइट हैंड साइड तीर के दाईं तरफ। तो जो बाएं तरफ है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है। कहने का तात्पर्य जो तीर के बाएं तरफ लिखे जाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि जो तत्व अभिक्रिया कर रहे हैं या अभिक्रिया करते हैं उनको हम तीर के बाईं तरफ लिखते हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं। और जो इनके अभिक्रिया करने के बाद जो भी बन रहा है उसको हम उत्पाद कहते हैं, और उसको हम तीर के दाहिने तरफ लिखते हैं। यानी कि तीर के बाईं तरफ जो लिखा जाता है उसको अभिकारक, और दाहिनी तरफ जो लिखते हैं वो क्या है, उत्पाद। तो इस यहाँ से प्यारे बच्चों अभिकारक क्या हुआ, वो तत्व या पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया कर रहे हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, और उनकी अभिक्रिया करने से जो पदार्थ बन रहा है उसको हम उत्पाद कहते हैं, और उसको हम तीर के दाहिनी तरफ लिखते हैं। समझ गए बच्चों? अब हम इस उदाहरण को दोबारा लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये देता है, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि जो अभिकारक है उसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के
2 परमाणु हैं। और उत्पाद की बात अगर हम करें, मैग्नीशियम का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। यानी कि अगर हम अभिकारक और उत्पाद को देखें तो अभिकारक में ऑक्सीजन में परमाणु संख्या ज़्यादा है और उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कम है, जो कि सही नहीं है। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम के विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हम द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। ये हमेशा सुरक्षित रहता है। तो इसलिए इसको हम इसमें जो है अभिकारक और उत्पादों में जो तत्वों के परमाणु की संख्या है वो हमें बराबर करनी पड़ेगी, यानी इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो इसके लिए संतुलित करने के लिए हमारे पास आसान तरीका क्या है, जिसे मैं द्वारा ये अभिक्रिया लिख रहा हूँ। हम देखते हैं कि मैं जिस सबसे पहले हम जैसे हमने पहले लिखा कि अभिकारक में परमाणु संख्या हम लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम में कितने हैं, जैसे मैग्नीशियम की 1 है और दूसरा इसमें क्या कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन, उसमें परमाणु संख्या 2 है। और उत्पाद में तत्व है मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या 1 है। और यानी कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या ज़्यादा है, इसके सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को इसमें संतुलित करना पड़ेगा, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमें उत्पाद जहाँ पर 1 ऑक्सीजन है इसको पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर होगी 2, लेकिन मैग्नीशियम क्योंकि पूरे को हमने 2 से गुणा किया है तो मैग्नीशियम भी यहाँ पर अभी कितना हो गया 2। तो अब हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में क्या इक्वेशन बनती है। अब ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैग्नीशियम देखें उत्पाद में 2 है और अभिकारक में 1 है, तो इसको अभिकारक हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से जो है अब ये समीकरण जो है वो संतुलित होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें भी अगर हम देखें अभिकारक के, इसमें आयरन Fe इसमें 1 है, हाइड्रोजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन इसमें 1 है। और अगर हम उत्पाद को देखें, आयरन इसमें 3 है, ऑक्सीजन इसमें 4 है, हाइड्रोजन इसमें 2 हैं। तो अब इस तरह का जब भी कोई रासायनिक समीकरण हमने संतुलित करना होता है तो हमने क्या देखना है इसमें कि जो भी यौगिक जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा हो, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे वो उत्पाद में हो, हमने उसको देखना है और उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है Fe3O4 में। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन उत्पाद में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और अभिकारक में ऑक्सीजन 1 है, तो इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना। अब ये ऑक्सीजन हमारे पास हो गया 4। अब 4 से मल्टीप्लाई जब हमने किया H2O को, तो इसमें हाइड्रोजन भी है, वो भी गुना होगा, तो ये हाइड्रोजन अब बन जाते हैं टोटल 8। अब हमने हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो हमारे पास अब जो नई इक्वेशन बनती है उसमें क्या है, अभिकारक में हाइड्रोजन हमारे पास बनते हैं 8। अगर हम उत्पाद की बात करें उसमें हमारे पास हाइड्रोजन है 2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, यानी कि जो हाइड्रोजन है H2O उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तब इस हाइड्रोजन हमारे पास पूरे बन जाएंगे 8। यानी कि हमारे पास अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गए हैं। अब हमने देखना है आयरन का
का। तो उसमें आयरन क्या है, अभिकारक में हमारे पास है ये 3 है, और उत्पाद हमारे पास 3 है, और अभिकारक में हमारे पास 1 है। तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 यानी कि Fe जो अभिकारक में है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरह जो हमारे पास नई इक्वेशन अब बनती है, आप नोट करते जाएं, ये इस तरह से बनी बैलेंस करने के बाद। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुई जिसमें अभिकारक और उत्पादों में जो तत्वों के परमाणु की संख्या है वो बराबर है, समान है। तो इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ Fe, ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसमें आप प्रश्न उठाएंगे। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, यानी कि जो ये रासायनिक समीकरण है इसमें जो अभिकारक और उत्पाद है, हमने जो है उस जो भी तत्व या यौगिक इसमें है, हमने उसकी अवस्था को यहाँ पर निरूपित किया कि वो कुछ किस अवस्था में है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये अवस्था को दर्शाना क्या ज़रूरी है, हमेशा ज़रूरी है? ऐसा नहीं है, ये हमेशा इसको दर्शाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कई जगह जो है इसको दर्शाना आवश्यक बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आयरन Fe, मैंने सॉरी से आयरन है, ये मैंने S से लिखा है, ये सॉलिड ठोस अवस्था में है S। लेकिन अगर हम पानी की बात करें H2O, तो मैंने पानी वो तो लिक्विड द्रव होता है, लेकिन मैंने इसको G गैस से इसको किया है। तो अब प्रश्न उठता है कि एक ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको दर्शाना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो भाप अवस्था में है, इसलिए मैंने इसको गैस G किया है, गैसियस स्टेट में किया है। तो यानी कि अवस्था के लिए हम मेनली जो है जो इसके अंग्रेजी शब्द है, जैसे ठोस है सॉलिड से लिए गए तो S, अगर एक्वस फॉर्म में है तो AQ, अगर जली विलयन है तो AQ, अगर गैसियस फॉर्म में है तो G। तो इस तरह से जो है हम उनकी अवस्था को भी लिखते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी हमने देखा कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं, और साथ में किस प्रकार जो है हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, और क्यों जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम संतुलित ना करें तो यह जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम का जो है विरोधाभासी होगा। तो क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं, ना इसको हम नष्ट कर सकते हैं, ये हमेशा सुरक्षित रहता है, ये हमेशा स्थिर रहता है। तो इसीलिए जो है हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ये तो था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, इसको संतुलित करने के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो इस प्रकार बच्चों अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया और कैसे हम इसको रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं, और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। और प्यारे बच्चों, अगर हम ध्यान से अपने डेली लाइफ में देखें तो हम कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को घटित होते हुए देख सकते हैं। जैसे जो भी चीज़ चल रही है वो तो रासायनिक अभिक्रिया है ही है, और साथ में जैसे हम दूध से दही बनना, ये सारी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो है ये कई प्रकार की होती हैं, उसमें कई
कुछ एक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जो अभिकारक हैं, यानी कि जो तत्व हैं वो आपस में मिलकर कोई एक तत्व बनाता है, या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर के, या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मीन जोड़ना, यानी कि अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बना रहे हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर के H2O पानी बना रहा है, तो ये प्रकार की एक संयोजन अभिक्रिया है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बना रहा है CO2, तो ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है सबको क्या होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, क्लोरोफिल तो चाहिए, उनकी प्रेजेंसी में जो है क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है C6H12O6। तो ये भी क्या है प्रकार की संयोजन अभिक्रिया होती है। और कुछ एक अभिक्रिया, मैक्सिमम संयोजन अभिक्रिया में क्या होती है, ज़्यादातर जो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें जो है ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो इसको हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या हुआ, ऐसी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हुई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकल रही होती है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, आप लोगों ने चूना तो घर में लगाया होगा, जब हम चूने को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक समझिए आप लोग, उसमें जो है गर्म हो जाता है, एकदम से गर्म हो जाता है। एक ये भी क्या है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। कोई भी चीज़ जल रही है, दहन हो रहा है, तो वो क्या है, एक प्रकार का ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। अब आप समझ गए ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या हुआ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा ये निकलती है, उसको हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और प्यारे बच्चों, श्वसन भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। अब आप सोचेंगे श्वसन में तो हम सांस लेते हैं, तो वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कैसे हुई, तो ध्यान से सुने। हम श्वसन में क्या करते हैं, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ों से वो रक्त द्वारा हमारे शरीर के कोशिकाओं में जा रही है। कहाँ जा रही है, कोशिकाओं में। कोशिकाओं में कहाँ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब हम भोजन लेते हैं, भोजन में जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हम ले रहे हैं, तो उनका भी पाचन हमारे मुंह, आमाशय या आंतों में होता है। तो एक मुख्य जो घटक क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज जो है जैसे उसका पाचन हुआ, उसको अवशोषित, उसका अवशोषण जब हुआ तो वो रक्त में चला गया, रक्त से कहाँ चला गया, वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में चला गया, और वहाँ भी कहाँ पहुँचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज का दहन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वो ऑक्सीजन जिसको हमने श्वसन द्वारा ली थी, तो वहाँ पर जो है ग्लूकोज का दहन हो रहा है और उसमें जो है ऊर्जा निकल रही है। तो ये प्रकार की ये भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, और दहन की तरह ही है। जैसे दहन में क्या होता है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 में आएगा, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज C6H12O6 ये जो है ऑक्सीजन के साथ करके जो है इसमें क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, वाटर बन रहा है, और साथ में जो है ऊर्जा निकल रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये श्वसन है ये भी एक प्रकार का दहन है, और साथ में ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो अभी जो है हमने क्या पढ़ा, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर के जो है एकल उत्पाद बनाते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और साथ में हमें क्या है कि संयोजन अभिक्रिया जो है ज़्यादातर क्या होती है, इसमें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। उसमें क्या है, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। वियोजन अभिक्रिया को और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम दो क्रियाकलाप करते हैं। पहला, जल का वैद्युत अपघटन। हम जानते हैं कि जल का जब वैद्युत अपघटन होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। और दूसरा हम देखते हैं फेरस सल्फेट का। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये टूट कर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और साथ में जो है इसके में किस प्रकार परिवर्तन होता है तो उसको हम देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, जैसा हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक
टूटकर उत्पाद बनाता है। और जल का विद्युत अपघटन भी इसका एक उदाहरण है। आइए हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले इस तरह का प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए, जिसमें इस तरह की बोतलें, जिसमें पीवीसी पाइप लगी हो, 2 इस तरह की होनी चाहिए। और इस तरह की बोतल जिसका पेंदा कटा हुआ हो, वो हमारे पास 2 ये होनी चाहिए। और उसमें भी पीवीसी पाइप लगा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता भी है इसमें। और इस तरह का बर्तन जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोड इस तरह से पेंदे में बाहर की तरफ हो। और जिन बोतलों का पेंदा नीचे से कटा हुआ हो, वो हमने इस ढक्कन में इस तरह से लगाने हैं। क्योंकि ये हमने दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर रखने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी करके देखते हैं। इस तरह से ये तैयार हो गया। इस तरह से हमने ये इलेक्ट्रोडों के ऊपर रखने हैं। और जो 2 बंद बोतलें हमने ली थी, वो हमने इस तरह से लगानी है। अभी हमने ऐसी ये देख रहे हैं, अभी बाद में अब हम लगाते हैं इसको। अभी हम ऐसे दिखा रहे हैं। इसमें एक नली कटी हुई बोतलों के पेंदों वाली नली के साथ लगानी है, और दूसरी नली वो जो इसमें है वो खाली रहेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी से भी ये दिखाने के लिए लगा रहे हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी, नॉर्मल टैप वाटर। और इसमें विद्युत अपघटन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोलना है इसमें। या इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल सकते हैं, तंदूर सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। अब हमने जैसे हमने पहले दिखाया था कि जो कटी बोतलें इस तरह से हमने दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर फिट करनी है। और जो बंद बोतल है, तो उसमें उसी तरह नॉर्मल वाटर लेना है, एक जैसा समान मात्रा में लिया, और इस तरह से फिट करना है। इसमें एक नली वो दोनों में फ्री हो, खाली हो, क्योंकि गैस इसमें आएगी। अब हमने इसको 12 वोल्ट पावर सप्लाई देनी है, बैटरी के साथ जोड़ना है। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ना है। अब देखते हैं हम इसमें जल का विद्युत अपघटन। और हम देख सकते हैं कि गैस बनना शुरू हो गई है बुलबुले के रूप में। और हम इस जो गैस बन रही है इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, इस तरह से लिफाफा लगा के। जो गैस इसमें बन रही है, इस दोनों इलेक्ट्रोडों में जो बन रही है, उसमें जो ये हमने एक फ्री
नली लगाई थी उससे जब ये ऊपर जाएगी तो हम इसको लिफाफे में एकत्रित करेंगे। इस तरह से हमें इसको बांधना है। दोनों जो इलेक्ट्रोडों में हमने इस तरह से लिफाफे लगाने हैं। इसमें हम दोनों गैसों को एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उनकी दोनों के आधार पर हम देखेंगे कि कौन सी हाइड्रोजन गैस है तो कौन सी ऑक्सीजन गैस है। इसके लिए हम DSI की सहायता से भी हम ऑक्सीजन गैस को देख सकते हैं, क्योंकि वो अत्यधिक ज्वलनशील होती है और चटा के साथ जल भी उठती है। तो लेकिन अभी हम इस दूसरे पेशेंट के आधार पर इसको करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो भारी होती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो हल्की होती है। तो हम देखते हैं अब ये गैस बनना शुरू हो गई है। लगभग 3 घंटे तक हमने जो है इसको रखना है। थोड़ा लंबा समय इसमें लगेगा, 3 घंटे के आसपास समय हमें इसको देना पड़ेगा। गैस बन रही है और गैस को हम जो बन रही है उसको हम लिफाफे में देख सकते हैं कि उसकी मात्रा के आधार पर क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अनुपात 1 अनुपात में होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन इसमें दुगनी मात्रा में बनेगी, ज़्यादा बनेगी। और अगर हम ऊपर लिफाफे में देखें तो दिख रहा है, देखिए हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन थोड़ी कम है, देख सकते हैं। और 3 घंटे के बाद लगभग 3 घंटे के बाद हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस देखिए हल्की होने के कारण ऊपर उठ रही है। हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और ये ऊपर उठती है। गुब्बारों वगैरह भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन गैस भारी होती है और ये नीचे बैठ जाती है, ये ऊपर नहीं उठती। तो इस तरह दोस्तों हमने एक वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो हम जल का विद्युत अपघटन कर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया, और उम्मीद है कि आपको प्यारे बच्चों अगर ये समझ आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। और अभिक्रिया करते हैं। इसे हमने फेरस सल्फेट लिया है, देखिए रंग, इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम देखते हैं इसके रंग में परिवर्तन होता है और इसमें जो गैस निकल रही है, सल्फर की गैस जो निकल रही है, उसको भी हम देख सकते हैं परख नली की। अगर हम ध्यान से देखें उसमें स्मेल को नोट करें। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसी अभिक्रिया जिसमें नया उत्पाद बनता है। और दूसरा हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है और कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके साथ साथ हमने रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकारों के बारे में पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो अब आप मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक जो है टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकल रही है, उसको ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो ऊर्जा या ऊष्मा देने से ही प्रोसीड होती हैं, पूरी होती हैं, उनको हम ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऊष्मक्षेपी में ऊर्जा निकल रही है और ऊष्मशोषी में ऊष्मा में देनी पड़ रही है, ऊर्जा में देनी पड़ रही है। जैसे कि हमने देखा था कि फेरस सल्फेट, उसमें जो है जब वो उसमें रंग जो परिवर्तन हुआ उसको वो तभी हुआ जब उसको गर्म किया, जो हमने एक्टिवेट करके देखा। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया के ये जो 4 हमारे आज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थे, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक समीकरण का संतुलित करना और संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। मैं योगराज ठाकुर, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निर्मल, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। नमस्कार।